हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक हीटिंग चैप्टर के बारे में बात करेंगे और एक ही वीडियो में हम लोग पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे, सारे मेथड्स को पढ़ेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको एक एक टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, फिर अलग अलग जो हमारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि हमारा इंडक्शन हीटिंग हो गया, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग हो गया, रेजिस्टेंस हीटिंग हो गया, आर्क हीटिंग हो गया, इन सारे के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। इस पूरे चैप्टर में मेनली हमको 4 तरीके की हीटिंग पढ़नी है। एक है रेजिस्टेंस, एक है आर्क, एक है इंडक्शन और एक है डाइलेक्ट्रिक। तो इन्हीं पे हम लोग मेनली फोकस करेंगे। अब हम लोग इसके क्लासिफिकेशन को समझते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक हीटिंग के मेनली 2 पार्ट होते हैं। एक होता है पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग और एक होता है हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। जो हमारी रेजिस्टेंस और आर्क हीटिंग होती है वह पावर फ्रीक्वेंसी होती है और जो हमारी इंडक्शन और डाइलेक्ट्रिक होती है वह हमारी हाई फ्रीक्वेंसी की होती है। तो ये इसका क्लासिफिकेशन होता है। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप अच्छे से बना सकते हैं। अब हम लोग एक एक की बात करेंगे। इंडक्शन हीटिंग। देखिए, इंडक्शन हीटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो हमारा वर्कपीस होता है वह डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है, बिना कांटेक्ट में आए हुए ही वह गर्म हो जाता है। यह इसका एक एडवांटेज भी होता है। और यह जो प्रक्रिया होती है यह केवल मेटल्स यानी कि जो हमारे कंडक्टर होते हैं उसमें और सेमी कंडक्टर इनमें केवल यूज की जा सकती है। अब हम लोग इसकी वर्किंग को देखते हैं कि यह किस तरीके से कार्य करती है। तो देखिए, इस प्रक्रिया में एक कॉइल होती है जिसको हम लोग वर्क कॉइल कहते हैं और जिस भी वर्क पीस को हमको गर्म करना होता है उसको हम इसके अंदर डालते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। और इसमें हम लोग एसी सप्लाई देते हैं और एसी सप्लाई जैसे ही हम इसमें देते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बन जाता है जो हमारी कॉइल होती है। और उस मैग्नेटिक फील्ड के बन जाने से जब हम उसमें वर्कपीस रखते हैं तो उसमें ईडी करंट प्रवाहित होने लगती है और ईडी करंट प्रवाहित होने की वजह से जो हमारा वर्कपीस है उसमें हीट उत्पन्न होने लगती है और यह पूरी प्रक्रिया इसी वजह से कार्य करती है और इसी तरीके से कार्य करती है। अब समझते हैं इसके एडवांटेज को, यानी कि यह जो मेथड है क्यों यूज किया जाता है। तो देखिए, इसमें बहुत ही कम समय लगता है, बिजली की बचत होती है और किया गया कार्य बहुत ही अच्छा होता है, इफ़िशियंट होता है और इसमें कोई भी प्रदूषण नहीं फैलता है और यह बहुत ही आसान प्रक्रिया होती है। इन्हीं सब वजहों से इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब इसका एप्लीकेशन होता है हमारे इंडक्शन कुकिंग में। इंडक्शन कुकिंग आप लोगों ने देखा होगा, घर पे हमारे होता है। जैसे हम उस पर बर्तन रखते हैं वह हीट होने लगता है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं दिखता है कि कोई भी फ्लेम निकल रही हो, कोई भी आग जैसी लग रही हो तो हमारा वह जो बर्तन है गर्म होता है, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर भी इसी मेथड का यूज़ किया जाता है, इसी प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है। और हम लोग इसका यूज वेल्डिंग में भी करते हैं, सोल्डरिंग में करते हैं, ब्रिजिंग में करते हैं। तो इस तरीके से आप इसके एप्लीकेशन को भी अच्छे से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में। तो देखिए, यह भी एक हीटिंग की प्रक्रिया होती है और इसके थ्रू हम लोग इंसुलेटर मटेरियल्स को हीट करते हैं। जो हमारी इंडक्शन हीटिंग होती थी उसमें हम केवल कंडक्टर और सेमी कंडक्टर को हीट कर सकते थे, जो हमारे इंसुलेटर होते थे उनको हीट नहीं कर सकते थे। तो इसी वजह से हमारी एक नई मेथड लाई गई जिसको हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। अब बात करते हैं कि यह किस तरीके से कार्य करता है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं जिनके बीच हमारा वर्कपीस रखा होता है जो कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। तो अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में हम लोग एसी सप्लाई देते हैं और यह एसी सप्लाई हमारी नॉर्मल नहीं होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर बात करें इसकी फ्रीक्वेंसी की तो यह 10 से 50 मेगाहर्ट्ज़ तक की इसमें एसी सप्लाई दी जाती है। और इतनी एसी सप्लाई देने की वजह से इसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बन जाती है, जिसके वजह से हमारा जो भी वर्कपीस रखा होता है उसमें एक तरीके का लॉस होता है जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक लॉस कहते हैं। और यह लॉस जो होता है हीट के फॉर्म में होता है और हीट के फॉर्म में होने की वजह से जो भी हमारा वर्कपीस रखा होता है, जो भी मटेरियल रखा होता है वह गर्म होने लगता है और इसी तरीके से हम इस मेथड का यूज करते हैं किसी भी चीज़ को गर्म करने के लिए। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। इसका प्रयोग फलों और सब्जियों के निर्जलीकरण में होता है, लकड़ियों को सुखाने में होता है, प्लाईवुड होती हैं उनके परत में जो ग्लू होती है उसको चिपकाने में यूज होता है, हड्डियों के तापन में यूज होता है और बहुत सारे जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको ये दोनों मेथड्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम लोग इनके बीच कंपैरिजन को पढ़ेंगे, यानी कि इनके बीच क्या अंतर होता है उसको समझेंगे, जो कि एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो चलिए समझते हैं। इनके बीच अंतर को समझने के लिए हमको मेनली 6 पॉइंट को पढ़ने हैं। पहला पॉइंट है प्रिंसिपल।
इंडक्शन हीटिंग जो होती है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करती है, जबकि डाइलेक्ट्रिक हीटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करती है। दूसरा पॉइंट है एरिया ऑफ हीट। देखिए, जो इंडक्शन हीटिंग होती है वह सरफेस पे होती है, जो हमारा वर्कपीस होता है उसके सरफेस से होती है, और जो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होती है वह इनसाइड द मटेरियल होती है, यानी कि मटेरियल के अंदर होती है, मटेरियल के अंदर हीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ हीटिंग। जो हमारी इंडक्शन हीटिंग होती है उसमें नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग होती है, यानी कि ऐसी हीटिंग होती है कहीं ज़्यादा होगी कहीं कम होगी, एक समान नहीं होगी। लेकिन जो हमारी डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होती है वह पूरे वर्कपीस पर एक समान होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंसी। जो हमारी इंडक्शन हीटिंग होती है उसमें 200 से 500 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी यूज होती है, लेकिन जो हमारी डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होती है उसमें 1 मेगाहर्ट्ज से 50 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी यूज होती है। और अगर बात करें कॉस्ट की, तो जो हमारी इंडक्शन हीटिंग होती है वह लो होती है, और जो हमारी डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होती है उसका कॉस्ट हाई होता है। और अगर वर्कपीस देखें तो जो हमारे इंडक्शन हीटिंग होती है वह केवल मेटल्स, यानी कि जो हमारे कंडक्टर होते हैं उनके लिए यूज़ की जाती है, जबकि जो हमारी डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होती है वह डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, यानी कि जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं उनके लिए यूज़ की जाती है। आई होप आप इन दोनों मेथड्स को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, इनके बीच क्या अंतर होता है उसको भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड को। हमारा नेक्स्ट मेथड है रेजिस्टेंस हीटिंग। देखिए, रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होती है। जब किसी हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर में हम करंट देते हैं तो उसमें हीट उत्पन्न होने लगती है, और इसी को हम लोग रेजिस्टेंस हीटिंग कहते हैं। यह जो होती है I²R के सिद्धांत पर कार्य करती है, और इससे हम लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान प्राप्त कर सकते हैं। यह दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और एक होती है इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के बारे में। इस मेथड में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनमें AC या DC सप्लाई दी गई होती है, और यह दोनों इलेक्ट्रोड्स चार्ज मटेरियल के कांटेक्ट में होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। और कांटेक्ट में होने की वजह से ही इसको हम डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग कहते हैं। और जब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में सप्लाई दी जाती है तो कांटेक्ट में होने की वजह से जो भी हमारा चार्ज मटेरियल होता है वह हीट होने लगता है, और वह मेल्ट हो जाता है और हीट हो जाता है। इलेक्ट्रोड और चार्ज के डायरेक्ट कांटेक्ट में होने की वजह से यह प्रक्रिया बहुत ही इफ़िशियंट होती है, और इस प्रक्रिया में एक समान हीटिंग होती है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के बारे में। देखिए, इस मेथड में सेम सारी चीज़ें लगभग उसी तरीके से होती हैं, लेकिन जो इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं वे आपस में टच होते हैं, और जो हमारा मेटल होता है जिसको हम लोग चार्ज कहते हैं वह और इलेक्ट्रोड्स आपस में टच नहीं होते हैं, और इसी वजह से हम इसको इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग कहते हैं। लेकिन जब आपस में टच नहीं होते हैं तो किस तरीके से इसमें हीट जो है ट्रांसफ़र होती है, वह होती है रेडिएशन और कंडक्शन के थ्रू। तो इस तरह से हमारी हीट ट्रांसफ़र होती है, और जो भी हमारा चार्ज होता है उसको हीट करती है। तो यह प्रक्रिया इस तरीके से कार्य करती है। इसका एप्लीकेशन रूम हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, और जो हमारी ओवन्स होती हैं यानी कि भट्ठियाँ होती हैं उनमें भी इनका उपयोग करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अपने न्यू मेथड आर्क हीटिंग के बारे में। देखिए, जब इलेक्ट्रिक आर्क का इस्तेमाल करके हीट उत्पन्न की जाती है तो इस प्रक्रिया को आर्क हीटिंग कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जो हमारा इलेक्ट्रोड्स होता है उसको कैथोड की तरह यूज करते हैं, और जो हमारा वर्कपीस होता है यानी कि जिस चीज़ को हमको गर्म करना होता है उसको हम लोग एनोड की तरह यूज करते हैं। और यह भी हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। तो चलिए एक एक की वर्किंग को समझते हैं अच्छे से एनिमेशन के थ्रू। डायरेक्ट आर्क हीटिंग, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं उसी तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। यह एक तरीके की फर्नेस ही होती है। इसमें इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं जो कि ग्रेफाइट के बने होते हैं, और इसके नीचे हमारा स्क्रैप मेटल जिसको हम लोग चार्ज कहते हैं वह भरा होता है, जो कि आपको डायग्राम में ब्लू कलर का दिख रहा है। और यहीं पर एक टिल्टिंग मैकेनिज्म भी लगा होता है जो कि सबसे नीचे लगा हुआ है ग्रीन कलर का। यह टिल्टिंग मैकेनिज्म इस वजह से लगाया जाता है ताकि जो हमारा चार्ज हो जब वह पिघल जाए, हीट हो जाए, तो उसको हम बाहर निकाल सकें। आइए अब समझते हैं कि यह किस तरीके से कार्य करता है। तो देखिए, जो इसमें इलेक्ट्रोड होता है और जो चार्ज होता है, जब इलेक्ट्रोड्स में हम सप्लाई देते हैं तो इनके बीच एक आर्क प्रोड्यूस होती है, और आर्क प्रोड्यूस होने की वजह से जो भी हमारा चार्ज होता है वह हीट हो जाता है और मेल्ट हो जाता है। और मेल्ट होने के बाद जो हमारा टिल्टिंग मैकेनिज्म लगा होता है
उसके थ्रू हम लोग इसको टेढ़ा करके बाहर निकाल लेते हैं और फर्दर हम इसको यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा कार्य करता है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग के बारे में। देखिए, इसमें जो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं उन्हीं के बीच में आर्क बनता है, इस वजह से हम इसको इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग कहते हैं। और इनके बीच आर्क बनने की वजह से जो हमारी हीट है वह रेडिएशन और कंडक्शन के थ्रू नीचे आती है और जो हमारा चार्ज होता है उसको हीट करती है और वह मेल्ट हो जाता है और फिर उसी तरीके से टिल्ट करके हम उसको निकाल लेते हैं। टिल्ट यानी कि टेढ़ा करके उसको बाहर निकाल लेते हैं और बाहर फर्दर यूज करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई हैं। तो जिस तरीके से डायग्राम दिखाया गया है, जो लिखने के लिए दिया गया है, सेम उसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में भी करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों के पास ज़रूर से शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।